अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज का मेरा सवाल है आपसे हालिया सैलाब के बारे में। हर चंद साल बाद हम इस किस्म के डिज़ास्टर्स जो हैं उनसे हमें गुजरना पड़ता है। तो इसमें हुकूमत की नेग्लिजेंस है, उनकी नाअहली है, या फिर ये अवाम का कसूर है? यमुना, ये जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं ये इंसानी लाइफ का हिस्सा हैं। पहले देखना ये होता है कि किसी भी आफत के दो तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि वो कुदरती आफत आई क्यों है, उसका कॉज क्या था। जब भी किसी भी कुदरती आफत के कॉज देखेंगे तो उसके जनरली दो हिस्से होते हैं। एक होता है जो कुदरत है और एक होता है जो इंसानियत है। अगर इसी की बात करें सैलाब की, तो एक तो है कि मौसमी हालात, मौसमी तगैर ऐसे आ गए हैं कि जिसकी वजह से ये एक वैसे भी पाकिस्तान पर एक वेट सीज़न चल रहा है। सो इसमें बारिशें ज़्यादा होंगी और ये एक लिहाज से देखें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी, किसी भी मुल्क के लिए अच्छी बात है कि पानी ज़्यादा आए। तो पानी ज़्यादा आना था, बारिशें ज़्यादा होनी थी, वो तो हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि इस बारिश से इतनी तबाही क्यों हो रही है। सो तबाही का एक वजह यह है कि जो पानी 15 दिन में आना था वो 7 दिन में आ गया, तो उतनी कैपेसिटी नहीं थी। तो वो तो समझ आता है कुदरत का है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत किया जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं किया जा सकता। दूसरा हिस्सा ये है कि हमने उस इलाके के साथ किया क्या है। देखें, जो भी कुदरत ने सिस्टम बनाए हुए हैं, पहाड़ हैं तो पहाड़ों के अंदर दरख्त हैं, दरख्त हैं तो जंगल हैं। वो जंगल की जो दरख्तों की रूट्स हैं वो ज़मीन को के लिए बाइंडर का काम करती हैं, वो ज़मीन को बांध के रखती हैं, ज़मीन को स्लाइड नहीं करने देती। जब हम वो पहाड़ काटेंगे तो वहाँ से ज़मीन कटेगी और वो दरिया के अंदर आ घुसेगी। तो पहली बात तो ये है कि जब वो पहाड़ों से पानी उतरता है और जब दरिया, हमने दरख्त काट दिए, वो ज़मीन स्लाइड करके अंदर आ गई। स्लाइड करने के बाद क्या हुआ, उसने जो वाटरवे था उसमें आके बैठ गई, वो उसको बंद कर दिया, उससे डैमेज इफेक्ट हुआ, फिर उससे पानी और तेज़ी से चला। तो ये तो एक सिलसिला हुआ। फिर हमने अभी ज़्यादा नुकसान स्वात में हुआ, तो स्वात के इलाके में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि जो होटल हैं उन्होंने आधे दरिया के अंदर तक तो होटल पहुंचे हुए थे। और ये तीसरी चौथी दफ़ा है पिछले 10-15 साल में इनके इन होटलों की तबाही हुई है, इनकी बुनियादों से निकल गए हैं। लेकिन हम उससे बाज नहीं आते, ना लोग बाज आते हैं, ना गवर्नमेंट इसको इतना रेगुलेट कर पाती है। तो दोनों का कसूर है। आपने कहा था कि लोगों का कसूर है, गवर्नमेंट की नाअहली है। गवर्नमेंट की नाअहली है क्योंकि गवर्नमेंट में रेगुलेशन ही नहीं है, टाइम पे रेगुलेट करे। ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस क्यों हुई हैं, ये वाटरवेज के रास्ते क्यों बंद हुए हैं, इसमें लोगों की भी गलती है लेकिन उससे ज़्यादा गवर्नमेंट की गलती है। लोगों को छोड़ देंगे, लोग तो आज़ाद हैं, लोग तो फिर हर उल्टा काम करेंगे। कानून ही बांधता है ना, तो कानून गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। अगर होता तो शायद इतना नुकसान ना होता, नुकसान ज़रूर होता, इतना नुकसान ना होता। इसी तरह टूरिस्ट फंसे हुए। सो टूरिस्ट को बड़ी क्लियर वार्निंग थी वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कि इन दिनों में बारिशें आएंगी, स्लाइडें आएंगी, ना जाएं। लेकिन हम लोग साइंस पर बिलीव ही नहीं करते, हम गवर्नमेंट की वार्निंग पर बिलीव ही नहीं करते। अभी तो फोरकास्ट बड़ा क्लियर आता है कि 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का बड़ा स्पेसिफिक फोरकास्ट आ रहे हैं। तो अगर हम उसको सुन के अपना ट्रैवल प्लान करें तो हम शायद इस मुसीबत में ना फंसते। बट टूरिस्ट फिर भी कम है। असल नुकसान हुआ है उन लोकल लोगों का जहाँ के गांव बह गए हैं, पुल बह गए हैं। अभी जैसे मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, पुलों का स्पैन ही कम कर दिया। अगर वो वाटरवे 500 मीटर था खुला, जो उसके अंदर पुल बनाया उसमें से जो रास्ता पानी के लिए छोड़ा वो सिर्फ 100 मीटर छोड़ा, दोनों साइड पे बंद बांध दिए। वो बंद गिरेगा नहीं तो क्या होगा। आपके पास हिस्टोरिकल डाटा है, सब कुछ है, हम साइंटिफिक चीज़ों को अप्लाई ही नहीं कर रहे। सो हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत सारा काम करना चाहिए, सोच का काम है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली दिमाग के इस्तेमाल पर ज़्यादा हम एज ए कौम बिलीव ही नहीं करते, ना एज ए लोग, ना नॉट एज ए पीपल, और ना ही शायद हुकूमत की तरफ से। बड़े सती किस्म के प्लान होते हैं, मोटी मोटी बातचीत पर हम ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिनकी वजह से डिज़ास्टर्स कंपाउंड हो जाते हैं। आना तो था लेकिन उसको कंपाउंड इतना नहीं होना चाहिए, उसका डिज़ास्टर का लॉस इतना नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट आ जाता है कि डिज़ास्टर आने के बाद क्या होता है। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि सीडीए ने जो इस्लामाबाद में वाटरवेज बंद किए हैं, एक दिन ये भी बड़ी तबाही मचाएंगी। वाटरवेज बंद नहीं किए, हुआ यह है कि वाटरवेज को कंस्ट्रक्ट कर दिया। इस्लामाबाद में जो इसके ओरिजिनल प्लानर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा प्लान बनाया था। वाटरवेज के साइड पे इतनी जगह खुली छोड़ी थी
कि जितना मर्जी सैलाब आ जाए, जितना मर्जी पानी आ जाए, वो उस लो एरियाज़ में से गुजर सकता था। बट अभी अगर आप इस्लामाबाद में देखें तो ओवर टाइम उनके साथ साथ प्लॉट अलॉट करते करते उसके किनारों पर घुस आए और वो जो इतना बड़ा था वाटरवे उसको इतना छोटा कर दिया गया। तो यस, अगर यही हालत रही, किसी दिन अगर बड़ा क्लाउड बस्ट आ गया तो इसी किस्म की सूरत हाल इस्लामाबाद में आ सकती है। थोड़ा नीचे आए, पिंडी की हालत देख लें। नारा लई को आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, हर साल नारा लई में नुकसान हो रहा है। अभी पिछले चंद सालों से कुछ ना कुछ रेगुलेट हो रहा है, लेकिन यही हाल एक दिन इस्लामाबाद का हो जाएगा अगर हम इस रवश को बंद नहीं करेंगे और वाटरवेज़ को हम दोबारा क्लियर नहीं करेंगे। बहुत सारे वाटरवेज़ रोड्स की वजह से आ गए हैं, वहाँ पे जहाँ पे उसको रोड्स को रास्ता देना चाहिए था पानी को, हमने रोड्स को ऊपर कर दिया, रास्ता बंद कर दिया। तो वो एक दिन डैम अप होगा, एक दिन रोड को तोड़ेगा, निकलेगा। तो यस, इन चीज़ों को अगर हम सही प्लान नहीं करेंगे, रेगुलेट नहीं करेंगे, तो इस किस्म के काम इस्लामाबाद में भी हो सकते हैं। सर, आपने क्लाउड बर्स्ट की बात की है, क्या हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम पता लगा सकें और इसका कोई हल कर सकें? इससे पहले कि ये देखें कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जा सकता है, क्लाउड बर्स्ट वगैरह को, पहले देखते हैं कि क्लाउड बर्स्ट है क्या। पाकिस्तान में इस रीजन में जो बारिश आती है, ये बेसिकली बादल शुरू होते हैं अरेबियन सी से, वहाँ से चार्ज होते हैं और ये नॉर्थ की तरफ आते हैं और आगे हिमालयाज़ आ जाती है। ये जो हिमालय की रेंज है, इसको आके ये बादल जब टकराते हैं तो यहाँ पे पानी नीचे आना शुरू हो जाता है, इसको वो पार नहीं कर सकते, ये हैवी होते हैं। क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना ये है कि आप देखें कि वो जो कहते हैं कि बारिश इतने दिनों से लगी हुई है, तो बारिश कई दफ़ा पीछे से जो बादल चले होते हैं उन्हें 7-8 दिन 5-6 दिन में जो पानी बरसाना होता है वो किसी तरह मौसमी हालात की वजह से कंडेंस हो जाते हैं और उसका इतना ओवरलोड हो जाता है पानी में कि वो बादल फट जाता है। जब वो बादल फट जाता है तो जो पानी उसने 24 घंटे 48 घंटे या 4 दिन में नीचे फेंकना था, वो यकायक चंद मिनटों के अंदर पानी नीचे आ जाता है। तो अगर वो पानी 7 दिन में आता, 6 दिन में आता, तो उसके लिए रास्ता काफ़ी था, लेकिन वो सारा पानी चंद मिनटों में नीचे आ गया, तो इसलिए नीचे के स्ट्रक्चर्स, नीचे की ज़मीन उसको हैंडल नहीं कर सकती। तो ये तो हो गया क्लाउड बर्स्ट। अभी क्या क्लाउड बर्स्ट का पता लग सकता है? साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, क्लाउड बर्स्ट का बिल्कुल पता लगाया जा सकता है, इस ओवरलोड को देखा जा सकता है कि किस वक्त ये क्लाउड बर्स्ट की नेचर पर आ सकता है। क्या इसका कोई हल है? मुश्किल है, लेकिन हल है। अगर क्लाउड्स जब ज़्यादा हैवी होने लग पड़े, जब उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो कोई ऐसी सीडिंग केमिकल्स की जा सकती है कि उस मोमेंट का इंतज़ार ना किया जाए कि जब ये इकट्ठा होकर तो यकदम फट के नीचे आ जाए, उससे पहले इसको बरसा दिया जाए। चाइना में इसमें काफ़ी तरक्की की है, इवन मिडल ईस्ट में क्लाउड सीडिंग का काम होता है। पाकिस्तान बड़ा लीडर था, पाकिस्तान बहुत शुरू में काम करता था। हम क्लाउड के में से मॉइस्चर लेवल्स रीड करके उसके अंदर केमिकल बरसा के तो उसकी बारिश कराने की कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो अगर इस कैपेबिलिटी को यूज़ किया जाए तो प्रॉब्ली क्लाउड बर्स्ट से बचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए फिर ज़रूरी होगा कि उस इलाके में सारी कैपेसिटी रखी जाए, महकमा मौसमियात के इंस्ट्रूमेंट्स हों, उसको टाइम पे रीड करें, फिर उस रिस्पांस के लिए हेलीकॉप्टर या गन्स या जो भी जिससे भी वो क्लाउड सीडिंग करनी है, वो इंस्ट्रूमेंट्स उधर ही प्लेस किए जाएँ, बिकॉज इसमें इतना टाइम नहीं होगा कि आप बाहर से चीज़ें ला सकें। तो अगर उस इलाके में जिधर ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट होते हैं, ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो अगर कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया जाए तो प्रॉबेबली ये हो सकता है, इसको रेगुलेट किया जा सकता है। लेकिन एक्सपेंसिव काम है, टाइम लगेगा, बट एक दिन ये इंसानियत इस काम में पड़ जाएगी और बादलों को बहुत रेगुलेट किया जा सकेगा। तो सर, हमारा जो महकमे मौसमियात का डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है? हमारे महकमा मौसमियात के डिपार्टमेंट के पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं और काफ़ी रिसोर्सेज नहीं हैं। आप कहती होंगी कि मैं हमेशा एक चीज़ के दो एंगल देख लेता हूँ, एक्चुअली दो ही एंगल हुआ करते हैं। जो रिसोर्सेज हैं उनको ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन पूरा ठीक तरीके से नहीं। क्या मज़ीद रिसोर्सेज की ज़रूरत है? जी, मज़ीद रिसोर्सेज की ज़रूरत है। अगर इस इलाके में गवर्नमेंट एज ए पॉलिसी इन्वेस्ट करे, बिकॉज रिसोर्सेज के बाद रिसोर्सेज तो वार्निंग देते हैं ना, वो ये बता देंगे कि इस वक्त ये सिचुएशन बन रही है, बारिश आएगी, कितनी आएगी, कितने मिलीमीटर की बारिश होगी। लेकिन अगर उसको ट्रिगर करना है तो उसके लिए फिर एक और पूरा मैकेनिज़्म चाहिए होगा। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को एक इलाका सेलेक्ट करना चाहिए, वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट करना चाहिए, वहाँ पे मौसमियात के भी हर किस्म के इंस्ट्रूमेंट लगा दें
और रिस्पांस के इंस्ट्रूमेंट भी लगा दें, सीडिंग के लिए भी अरेंजमेंट कर दें और उसको चंद साल ट्राई करें। अगर अच्छा चले तो उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। चाइना का इसमें बहुत तजर्बा है, चाइना से लिया जा सकता है, मदद ली जा सकती है। हमारा अपना पाकिस्तान का तजर्बा है, तो उन एक्सपर्ट्स को इधर रखा जा सकता है। तो अगर एक मॉडल रन किया जाए तो प्रॉब्ली आने वाले सालों में इस काम पर काफ़ी काबू पाया जा सकता है। सर, इस फ्लड में इतना जानी और माली नुकसान हुआ है, तो गवर्नमेंट जो है वो टाइम पे लोगों को हेल्प आउट क्यों नहीं कर सकती? मेरा ख्याल है एक तो गवर्नमेंट इसके लिए शायद तैयार नहीं थी। गवर्नमेंट को अंदाज़ा नहीं था कि इतना जानी माली नुकसान या इतनी बड़ी बारिश होगी या इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट होगा। अभी तो ये भी क्वेश्चन है कि क्लाउड बर्स्ट था भी या नहीं था, या सिर्फ हैवी रेन थी, तो उसके लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं थी। मेरा ख्याल है हम महकमा मौसमियात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम उनकी बात गौर से नहीं सुनते। शायद उन्होंने वार्निंग दी हो, आई एम नॉट श्योर, मेरी नज़र से नहीं गुजरी। तो गवर्नमेंट इसके लिए यकीनन तैयार नहीं थी। तैयार होती तो कुछ ना कुछ बेहतरी इसमें होती। कुछ बेहतरी ऐसे होती कि जो टूरिस्ट थे फालतू, उनको रोका जा सकता था, टाइम पे अनाउंसमेंट की जा सकती थी, वहाँ पे जो रेस्क्यू रिसोर्सेज हैं वो प्री प्लेस किए जा सकते थे, गाड़ियाँ वहाँ पे जा सकती थी, राशंस की प्लेसिंग हो सकती थी, टेंट्स की प्लेसिंग हो सकती थी। अगर आप देख रहे हैं कि डिज़ास्टर आ रहा है और डिज़ास्टर के चांसेस हैं, तो उधर बहुत कुछ किया जा सकता था। वो इलाका बहुत दूर दराज का है। जब ये काम हो गया तो उसके बाद गवर्नमेंट ने दौड़ लगा दी। गवर्नमेंट के पास अगर प्लान नहीं था, आई एम श्योर प्लान कोई ना कोई होंगे, तो उस इलाके के जब रास्ते बंद हो जाते तो वो प्लान नहीं इम्प्लीमेंट होता। आप कितनी चीज़ें हैं, कितने हेलीकॉप्टर यूज़ कर लेंगे, आर्मी से ले लेंगे, सिविल से ले लेंगे, कितने कर लेंगे। तो गालबन गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं थी। दूसरा, हमारा मुल्क का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर एक डिवीजन है, फिर प्रोविंस है, फिर फेडरल गवर्नमेंट है। इनकी आपस में सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है। जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। हर रिसोर्स को आप प्रोविंस लेवल पे रखेंगे, पेशावर में रखा होगा, लाहौर में रखा होगा, तो वो कैसे पहुंचेंगे? जब तक आप इनको डिसेंट्रलाइज करा के लोकल गवर्नमेंट को लोकल जगह पे रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज नहीं देंगे, आप इस पर कभी भी टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे। तो इतने सारे महकमों की कोऑर्डिनेशन, ऑल्दो पीडीएमए और एनडीएमए का काम यही है, लेकिन फिर भी आप किसी डिपार्टमेंट से गाड़ी मांगते हैं तो उधर से आने में टाइम लगता है, किसी से हेलीकॉप्टर मांगते हैं तो उसकी 6 सैंक्शनें चाहिए होती हैं। तो ये मिल मिला के इतना सिस्टम स्लगिश और स्लो हो जाता है कि डिज़ास्टर की स्पीड को ये मैच नहीं कर सकता। गवर्नमेंट्स का काम क्या होता है? डिज़ास्टर आएंगे, दुनिया में और हमारे में फ़र्क ये है कि डिज़ास्टर हर जगह आते हैं, डिपेंड करता है कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। हमारा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता किसी भी डिज़ास्टर में। आप देख लें, मोस्टली कोई एक्सीडेंट हो जाए, रेल ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, कोई और हो जाए, तो हम उस वक़्त उतने रिस्पॉन्सिव नहीं हैं। हमारे जो वो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने रेस्क्यू और रिकवरी करनी होती है, उनमें ना वो सोच है, मॉडर्न सोच है, ना उनके पास मॉडर्न वार्निंग सिस्टम्स हैं, ना प्रॉब्लम मॉडर्न कम्युनिकेशन। आजकल तो कम्युनिकेशन का इशू नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारे मसाइल मिल के इस प्रॉब्लम की तरफ हमें ले जाते हैं। सर, इसका मतलब है हम लोग विजिलेंट नहीं। आप कह सकती हैं। अच्छा सर, हर जगह जहाँ भी कोई डिजास्टर आता है, जहाँ कोई मसला होता है, वहाँ पे हमारी आर्मी जो है वो सबसे पहले पहुंची होती है। इनफैक्ट हमारे पास कोई और जो है अल्टरनेट है ही नहीं सिवाय हमारी आर्मी के। तो आर्मी का क्या रोल है सर? आर्मी का एक स्टैंड बाय रोल है डिज़ास्टर में सिविल गवर्नमेंट की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करना। पहले पहुंची हो जाती है होती है। उसकी वजह यह कि आर्मी का जो भी उधर लोकल कमांडर है, जैसे बादल बनेंगे तो उसको एक परेशानी लगी होगी कि अगर मुझे बुला लिया तो मैं कैसे पहुंचूंगा, मेरे जवान छुट्टी पर तो नहीं है, मेरी गाड़ियां तैयार हैं। फौजी की ट्रेनिंग ये होती है कि दुश्मन ने हमला करना है, तो दुश्मन जब अपने कैंट से निकलता है ना, तो ये देखना शुरू करते हैं कि इसने गाड़ियां कैंट से निकल के बॉर्डर की तरफ आ रही हैं, क्या करें, तो ये अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो आर्मी जब बादल बनने शुरू होंगे तो जो लोकल कमांडर होगा उसको सोच आ गई होगी SOP के मुताबिक कि भाई आगे कुछ हुआ, तो इसलिए वो टाइम पर पहुंच जाते हैं। आर्मी का जो मसला आता है वो ये है कि वो अक्सर तैयार होते हैं, वो ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसको बुलाया जाएगा। अभी अगर स्वात की बात है तो वो यहाँ मलाकंड में होंगे या मर्दान में बैठे होंगे, यहाँ से जाने हैं, तैयार वो होंगे, लेकिन यहाँ से जाने के लिए फिर रास्ते खुले हों, फिर उसका जो जाने का टाइम लगेगा। तो वो बाकी आर्मी इज़ पार्ट ऑफ द नेशन। आर्मी की ड्यूटी है, आर्मी को मदद करनी चाहिए, आर्मी को पहुंचना चाहिए और आर्मी अपने टाइम पर
पहुंच जाती है, उसकी प्राइमरी ड्यूटी नहीं है, उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। लेट्स से आर्मी के पास वेदर मॉनिटरिंग है, वो रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान के सिस्टम के मुताबिक जो पहली कॉल है ऐसी सूरत में जिसने रिस्पॉन्ड करनी है, वो है NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसके साथ PDMS, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। इन्होंने सारी कोऑर्डिनेशन करने, इन्होंने कॉल देने। इनको पता होता है कि आर्मी के पास हेलीकॉप्टर हैं, नेवी के पास ये चीज़ है, सिविल गवर्नमेंट के पास ये चीज़ है, हॉस्पिटल के पास इतने डॉक्टर हैं, फलां स्कूल में इतने कमरे हैं जहाँ पे हम लोगों को रख सकते हैं। इनके पास पूरे डाटे की मैपिंग होती है। उस मैपिंग के तहत इन्होंने आर्मी को बुलाना होता है। अगर टाइम पे बुला लेंगे तो प्रॉब्ली ज़रा ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे। जिधर आप इमिनेंट समझें तो प्री प्लेसिंग की जा सकती है, जैसे मैंने कहा बाकी रिसोर्सेज की है। तो अगर कोई डिज़ास्टर इमिनेंट है तो आप आर्मी की कुछ लोग उधर प्री प्लेस कर सकते हैं, ताकि एक रिस्पांस का जो टाइम है उसको कम किया जा सके। अभी हमने विजिलेंस की बात की, आर्मी का रिस्पॉन्स, की विजिलेंस जो है वो सिविल इदारों से कहीं ज़्यादा, तो हम सिविल इदारों को आर्मी के अंडर ट्रेनिंग्स क्यों नहीं देते? आर्मी का रिस्पांस तेज़ होने की वजह जो है वो बेसिकली उसकी SOPs एंड प्रोसीजर्स हैं। सिविल इदारों को क्यों नहीं ट्रेनिंग दी जा सकती? बिल्कुल दी जा सकती है और दी जानी चाहिए। इसके अलावा सिविल इदारों का रिस्पांस आर्मी जैसा क्यों नहीं है? वो शायद नहीं हो सकेगा जब तक आप उसकी SOPs इम्प्रूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, इन वेस्टर्न कंट्रीज़ जो रेस्क्यू वाले डिपार्टमेंट्स हैं, रेस्क्यू एंड रिकवरी वाले, उनके रिस्पॉन्सेज आर्मी से भी तेज़ होते हैं। वो बहुत एडवांस SOPs है उनकी। तो बजाय आर्मी को फॉलो करने के हम बाहर से अच्छी SOPs ला सकते हैं, हमें मिल सकती हैं। हम अच्छे प्रोसीजर्स ला सकते हैं, अच्छे सिस्टम्स ला सकते हैं। तो किया बहुत कर जा सकता है। विल पावर की ज़रूरत है, विल टू डू होनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर, गवर्नमेंट की लीडरशिप के अंदर। अगर विल है तो यू कैन डू एवरीथिंग। बट सर हमारे यहाँ तो कि कोई भी सिस्टम हम बाहर से ले आए, हम US से ले आए, हम जापान से ले आए, हमारे यहाँ वो सिस्टम आके फेल हो जाता है। ये हुकूमत की नाअहली है या उन इदारों की नाअहली? ये जो आपने पॉइंट रेज की, ये थोड़ी सी लंबी डिस्कशन है। लंबी डिस्कशन इसलिए है कि ये सिर्फ डिज़ास्टर के साथ नहीं डील करती, बाकी चीज़ों से डील करती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे सिस्टम बात चल रहे हैं। अगर आप ट्रैवल करें, आप मोटर वर्क पर जाएँ, तो आपको चीज़ें रिलेटिवली बहुत बेहतर नज़र आती हैं। उसकी वजह क्या है? जिसने मोटरवे के सिस्टम की बुनियाद रखी, वो ठीक रखी। वहाँ पे पुलिस का रिस्पांस भी ठीक है, रिकवरी का रिस्पांस भी काफ़ी बेहतर है और अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइप है। अगर आप उसके रेस्ट एरियाज़ में जाएँ, आपको सफाई भी नज़र आएगी। तो जिस किसी ने उसकी बुनियाद रखी, ठीक रखी, उसका कानून ठीक बनाया, उसके प्रोसीजर्स ठीक बनाए, ये प्रोसीजर आप दूसरी जगह पे ले जाएँ। तो बाहर से सिस्टम लाएँगे तो अगर आप उन्हें अच्छी नीयत से, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, वो ठीक रहेंगे। पाकिस्तान में एक और मिसाल जो सी है वो 1122 की है। उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है। तो जबकि हमारे में बहुत सारी खामियाँ हैं, हमारे में बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ भी हैं। हमें सिर्फ राइट काइंड ऑफ लीडरशिप चाहिए, राइट काइंड ऑफ सिस्टम चाहिए, राइट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स चाहिए। हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।